प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विषय संस्कृत के बारे में प्रकरण उच्चारण स्थानानि इसके संदर्भ में बात करेंगे। ये उच्चारण स्थान है क्या? देखिए, हमारा मुंह का जो भाग है, मुंह के आंतरिक भाग में कई ऐसे भाग हैं जिन पर जीवा का यानी जीव का स्पर्श होता है, और जीव जहां स्पर्श करती है वही उसी वर्ण का वो उच्चारण स्थान हो जाता है। तो प्यारे साथियों, उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? मुख के जीव के भाग के द्वारा जिस मुख के आंतरिक भाग को स्पर्श किया जाता है या जिन वर्णों को बोलने पर मुख के आंतरिक किसी ना किसी भाग का प्रयोग होता है, वही उच्चारण स्थान होते हैं। हमारी संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? प्रश्न आ जाता है पेपर में कि उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, उच्चारण स्थान कितने हैं? या और कह भी सकता है कानी तानी नामानी लिखत, उन सभी के नाम लिखो। यानी उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, कानी तानी नामानी लिखत, उन सभी के नाम लिखो। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। मैंने आपको लिख रखा है अष्टौ। कितने होते हैं? अष्टौ। अष्टौ का मतलब होता है 8। अष्टौ यानी 8। आपको मैंने अंक गणित में भी लिख रखा है 8। ठीक है भाई, 8 को संस्कृत में अष्टौ कहते हैं। ठीक है, अब नाम देखें उसके। उरह, शिरह, शिरह कोई मूर्धा कहते हैं। कंठ, तालु, दंतः, नासिका, ओष्ठौ और जीवा मूलम। जीवा कह दो या जीवा मूलम कह दीजिए। ठीक है, जीवा कह दीजिए या जीवा का मतलब जीव होती है, जीवा कह दो या जीवा मूलम, एक ही बात है। तो ये 8 नाम हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं आपको बता रखा है बोर्ड पे। उरह, शिरह, शिरह को क्या कहते हैं? मूर्धा। कंठ, तालु, दंतः, नासिका, ओष्ठौ और जीवा या जीवा मूलम। क्लियर प्यारे बच्चों? बात करें हम उच्चारण स्थान, इधर तो दे रखे हमने 8, नीचे भी 8 हैं, लेकिन यहां नीचे आपको दिखाई 8 नहीं देंगे अभी, और इसमें शेष रह रहे हैं, बोर्ड के वजह से कम लिखे हैं। यहां पे दिखाई आपको 8 ही दे रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, इनसे इनके अलावा भी ये 8, और देख लो यहां कितने हो गए 9। और भी मैं लिखाऊंगा, 10वां भी लिखाऊंगा, 11वां भी लिखाऊंगा, लेकिन यहां बोर्ड की वजह से, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए और भी शेष रह गए, बताते हैं। मेन चीज क्या है कि इसमें उच्चारण स्थान 8 दे रखे हैं, लेकिन यहां हम 11 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 11। ये मत समझना कि उच्चारण स्थान 11 होते हैं, एकादश नहीं। आपका प्रश्न आता है उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, तो आपको उत्तर देना है अष्टौ। ये राइट है। यदि आपने कर दिया वहां की आधार पर मैं जो लिखाऊंगा नीचे, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हम बात करें उच्चारण स्थान कितने बताए? 8। उरह, शिरह, शिरह कोई क्या कहते हैं? मूर्धा। कंठ, तालु, दंतः, नासिका, ओष्ठौ और जीवा या जीवा मूलम। अब इनको हम जब समझेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि संस्कृत एकमात्र एक ऐसी भाषा है जो सूत्रों पर आधारित है। इस संस्कृत भाषा का प्रयोग अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जो भी अशुद्ध भाषाएं उनको मात्र शुद्ध करने के लिए इस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। एकमात्र शुद्ध भाषा माने तो हम मात्र कह सकते हैं वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। देखिए, पहला उच्चारण स्थान, देखो मैंने ये डायग्राम बनाया है, उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थान है ये। आपके मुख के आंतरिक भाग में कंठ भी मिलेगा, कंठ आप जानते हो, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका
अकंठ तालु और कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये मिश्रित हैं। ये तीनों जो मैंने आपको लिखाए हैं ये तीनों मिश्रित हैं। ऐसे वर्ण आएंगे आपको जहां पर दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना होगा, एक तो कंठ का और एक तालु का। ठीक है, ऐसे ही एक कंठ का और एक ओष्ठ का, एक दंत का और ओष्ठ का, ध्यान रखें। तो ये आपको पुनः समझाएं कि उच्चारण स्थान कंठ। अब कंठ का मैंने सूत्र लिख रखा है, अकुहे विसर्जनिया नाम कंठ है। देखिए बोर्ड पर नजर डालिए, अकुहे विसर्जनिया नाम कंठ है। जब इस सूत्र को आप याद करोगे तो ये समझो आप जीवन में कतई गलती नहीं कर सकते। समझिए कि ए से मतलब होता है ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ए का बड़ा क्या होता है, यानी दीर्घ क्या होता है? ए का दीर्घ होता है आ, होता है ना। अब कु मैंने आपको पहले बताया, देखो कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू के का मतलब क्या होता है? कै वर्ग, चे वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग, ये सारे वर्ग बताए थे मैंने। और कु से मतलब होता है कै वर्ग। अब कै वर्ग की लाइन लिखिए आप, कै, खे, गे, के, खे, गे, घे और ने। इसके बाद क्या है? समझिए है। और उसके बाद क्या है? विसर्ग। क्या है भाई? विसर्ग। इधर लिख देता हूं मैं विसर्ग। ये विसर्ग का चिन्ह है, आप देख लो। ठीक है भाई, बात करें इसी सूत्र के माध्यम से हमने इसको समझा। ये ऐसे वर्ण हैं, इन वर्णों को बोलने पर कंठ से ध्वनि निकलेगी। किससे? कंठ से ध्वनि निकलेगी, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्यारे बच्चों समझ लो दोबारा से, ये आता है पेपर में, सबको सभी पेपरों में देखने को मिलता है। ए देखो, ए आ रहा है आपका, ए का दीर्घ आ, कुवर्ग, कु से मतलब कै वर्ग, के, खे, गे, घे, णे। फिर क्या आ रहा है? तो इधर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ए, कु से कै वर्ग, है और विसर्ग से विसर्ग। ठीक है, तो इससे समझ जाएंगे आप, सूत्र याद होगा, अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ है, तो आप गलती नहीं करोगे। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, मैं बोल के बता रहा हूं, ए, आ, के, खे, गे, घे, णे, है और विसर्ग। एक नंबर कंप्लीट हुआ। उसके बाद लेते हैं अपन तालु। देखिए तालु, तालु का सूत्र है इच्वेषाणाम तालु। क्या है? इच्वेषाणाम तालु। तो इसको भी समझिए ऐसे ही, ई, इनको भी अंडरलाइन करता हूं मैं, चू, चे वर्ग, ये और शे, ध्यान रखें। ई, ये हमने ई लिख दिया। ई का दीर्घ होता है ना प्यारे बच्चों, लो भाई बड़ी। ठीक है, और इधर चू से मतलब मैंने बताया चे वर्ग, चे, छे, जे, झे और ने। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? ये, लो भाई ये। और उसके बाद क्या आ रहा है? सलगम वाला से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है प्यारे बच्चों? तालु। सूत्र याद होगा, इच्वेषाणाम तालु। सूत्र क्या होगा? इच्वेषाणाम तालु। जब ये सूत्र याद है तो आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकते। इन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु है वो कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए, ई, चे, छे, जे, झे, ने और ये और शे। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? ठीक है, दो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम मूर्धा की। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे सर तालु क्या होता है? ये हैं, बोल के देखिए। आपकी जीवा जिस आंतरिक भाग से स्पर्श करके टकराती है वही तालु का भाग है। दांत से थोड़ा सा, दंत से थोड़ा सा ऊपर का भाग
तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु। बोल के देख लीजिए च छ जय, जहां पे जिस भाग पर आपकी जीवा स्पर्श करती है वो तालु होता है। अब मूर्धा की बात करें हम, मूर्धा ध्यान दें, थोड़ा सा यानी तालु से ऊपर का भाग, थोड़ा सा तालु से ऊपर का भाग मूर्धा होता है। बोल के देखना, आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि मूर्धा कहां होता है, मुख के आंतरिक भाग में मूर्धा कहां होता है। तो सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री टू से मतलब टे वर्ग, रे और शे, ये देख लीजिए मैंने आपको रेखांकित किए हैं। री, ये री छोटी होती है और इसका दीर्घ क्या होता है? बड़ी री, ठीक है। फिर टू से मतलब मैंने बताया था ते वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और ने, ठीक है। इसके बाद क्या है? इधर रे, ये लो रे, और उधर क्या है? षटकोण वाला श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है प्यारे बच्चों मूर्धा। जब मूर्धा का सूत्र याद है, मैंने आपको अभी बताया ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा इस सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? री री, टे ठे डे 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 ने, और देखिए रे और षटकोण वाला से। ये से आपको भ्रमित कर सकते हैं। इस वाले से का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। षटकोण वाले से का क्या है? मूर्धा। और जो आगे से आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। आगे प्यारे बच्चों देखो, अभी मैं बता रहा था मूर्धा के बारे में। तो तालु से ऊपर का भाग, तालु से ऊपर का थोड़ा सा भाग मूर्धा कहलाता है। बोल के देखिए टेठ है, यानी दांत से ऊपर का भाग, दंत से ऊपर का भाग तालु, और तालु से जस्ट थोड़ा सा ऊपर का भाग मूर्धा, ठीक है। बोलेंगे वर्णों को तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मूर्धा कहां होता है, मुख के आंतरिक भाग में मूर्धा कहां होता है। दंत को तो आप ही समझ गए होंगे, दंत यानी दांत। तो सूत्र है इसमें प्यारे बच्चों लिर्तुलषाणाम दंतः, लिर्तुलषाणाम दंतः। जब ये सूत्र याद है आपको तो कोई प्रकार की मिस्टेक ही नहीं हो सकती। लिर्तुलषाणाम दंतः, देखिए रेखांकित करें, लिरी, ट्रू, टू और ले, और ये वाला शे पहले ही लिख दिया था मैंने आपको समझाने के लिए। तो लिरी, अब आप बताइए मुझे, जैसे ए का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई बड़ी, री का दीर्घ बड़ी री, और ले का दीर्घ होता है प्यारे बच्चों? कतई नहीं होता, ठीक है। इस ले का कहीं दीर्घ मत कर देना, ये सिंगली है, ये लघु स्वर है एकमात्र। कैसा स्वर? लघु स्वर। इसका दीर्घ नहीं होता, और यदि इसका दीर्घ होता ना तो प्यारे बच्चों ये दीर्घ संधि में प्रयुक्त जरूर होता, ठीक है। इसलिए इसका दीर्घ नहीं है, इसलिए ये दीर्घ संधि में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे लिरी, उसके बाद तू से मतलब ते वर्ग, ते थे, सॉरी, ते थे, दे, धे, ने, और क्या आ रहा है? ले, और ले के बाद क्या आ रहा है? से। देखो ली, ते थे, दे, धे, ने, और ले और शे, ये देख लीजिए। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? दंत। देखिए ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत है वो कौन कौन से वर्ण है? ली, ते थे, दे, धे, ने, ले और से। तो इन तीनों सेओं पे ध्यान रखना, पूछ सकता है, भ्रमित कर सकता है, किसी भी प्रकार प्रश्न चेंज कर सकता है। तो से, इस वाले से का उच्चारण स्थान तालु, षटकोण वाले का से का उच्चारण स्थान मूर्धा, और सपेरे वाले से का उच्चारण स्थान दंत। आगे बात करें बच्चों ओष्ठ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो सूत्र से समझिए उपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, उपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। अब इसी के अंतर्गत इसी की परिभाषा छुपी हुई है समझने के तौर पे। उपद्यमान्यानाम ओष्ठौ
तो देखो शुरू में आ रहा है आपको ऊ, रेखांकित कर देता हूं ऊ, फिर ऊ, ठीक है, ये वर्ण है। ऊ का दीर्घ आपको पता है, ये ऊ है, इसका दीर्घ ये ऊ हो गया। फिर पू से मतलब पे वर्ग, पे, फिर फे, फिर बे, फिर भे और फिर मैं, ये जो भी वर्ण हैं इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। तो प्यारे बच्चों आ गया होगा समझ में। तो ओष्ठ कहाँ होता है? ओष्ठ को हम वैसे देसी भाषा में कह देते हैं होठ। क्या कह देते हैं? होठ। जब इन वर्णों को बोलेंगे तो आपके होठ आपस में स्पर्श करेंगे, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या रख दिया? ओष्ठ। क्या रख दिया? ओष्ठ। बोल के देखना, आप प्रयास करना घर पे बैठे बैठे एकांत में, ठीक है। ऊ, ऊ, पे, फे, बे, भे, मैं। देख लीजिए मैं भी बोल के बता रहा हूं तो मेरे होठों में आपस में स्पर्श हो रहा है, ठीक है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब बात करें हम नासिका। तो प्यारे बच्चों नासिका तो मैं यहां समझाऊंगा, लेकिन एक शब्द और होता है उसमें भ्रमित हो जाते हैं, मुख नासिका। नासिका यहां समझना है आपको, और आगे मैं थोड़ा इसको मिटा के बाद में बताऊंगा मुख नासिका। पहले नासिका का समझो। नासिका का मतलब क्या होता है? नाक। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर नाक का अत्यधिक प्रयोग होता है, नासिका का अत्यधिक प्रयोग होता है, वो कौन कौन से वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। तो यहां पे देखिए, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। और वो कौन कौन से हैं? ने, मैं, ने, ने, ने। कितने वर्ण हो गए? 5। देखो ये 5 वर्ण है ना, तो कै वर्ग का पंचम वर्ण ये रहा, च वर्ग का पंचम वर्ण ये रहा, टे वर्ग का ये रहा, और ते वर्ग का ये है, और पे वर्ग का ये है। तो 5वें वर्ण मैंने डाले। अब सूत्र को पढ़ लो आप, नननना नाम नासिका, नननना नाम नासिका। इसी सूत्र में देखो ये न आ रहा है, मैंने क्रम से लिखा है, ने। देख लो आप, इसी के सूत्र के आधार पर लिखा है। 5वां वर्ण आ गया, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने पंचम वर्ण तो यहां भी लिखाया, पंचम वर्ण ये रहा, पंचम वर्ण ये रहा, पंचम वर्ण ये रहा, पंचम। यदि आपको प्रश्न आए पंचम वर्ण में से, तो आपको ऑप्शन में नासिका न हो तो आप इसके आधार पर उत्तर देंगे। यदि ऑप्शन में नासिका न हो और नासिका हो तो आपका राइट होगा नासिका। उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। ध्यान रखना, ठीक है। तो नासिका जब ऑप्शन में है तो आपको उत्तर देना है नासिका। नहीं हो तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसका क्या है? तालु। इसका क्या है? मूर्धा। इसका क्या है? दंत। और इसका क्या है? बोलो, ओष्ठ। ठीक है। तो आगे बात करें हम कंठ तालु की। कंठ तालु का सूत्र है ए दई तो कंठ तालु। इसमें ए और दई दय में लग रहा है आई, ध्यान रखना, या नहीं ए को ही ध्यान रखो आप, तुम इसी को रेखांकित कर रहा हूं मैं, ए को। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है उनकी संख्या है मात्र 2। तो वो क्या है? देखो, देखिए प्यारे बच्चों, इधर ए तो आपको सूत्र में दिख रहा है। अब मैं आपसे कहूं ए का दीर्घ क्या होता है, तो जो मैंने कहा है ना वो बिल्कुल गलत कहा है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये ए छोटा है और आई बड़ा है। गलत है, वो ऐसा सोचते हैं ना, ये तो छोटा और ये बड़ा। भाइयों और बहनों, ये जो लिखा है ना ये अपने आप में दोनों ही दीर्घ हैं। दीर्घ का मतलब बड़े। हाँ, हम ये कह सकते हैं एक की वृद्धि होती है आई, एक की वृद्धि क्या होती है? आई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ए का बड़ा आई होता है। ध्यान रखना, ये समझने वाली चीजें हैं, आगे कोई नहीं समझाएगा आपको, अभी समझ लो क्लास में।
और ये जो क्लास चलाई जा रही है लाइव आपके हित में है। तो मेन चीज है यहाँ पे ए की वृद्धि क्या होगी, आई। बड़ा नहीं कह सकते, अपने आप में ये बड़े हैं। आपने स्वर मैंने आज पढ़ाए थे, आपको वहीं समझा दिया था लघु स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो ए दयितो कंठ तालु, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, यानी वो हो जाता है कंठ तालु। और वे वर्ण कौन से हैं, ए ऐ। अब आ जाता है प्यारे बच्चों कंठोष्ठम। तो उसका भी सूत्र आपको लिख रहा है, ओ दौतो कंठोष्ठम। तो आपको आ रहा है, रेखांकित कर देता हूं मैं, ओ। तो ओ का बड़ा नहीं, ओ की वृद्धि, बड़ा नहीं, ओ की वृद्धि क्या होती है, औ। क्या होती है, औ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, क्या होता है, कंठोष्ठ, उनकी संख्या भी कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से, ओ और औ। ओ की वृद्धि क्या, औ। जैसे ए की वृद्धि हमने समझाया था, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु और इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। अब आपका 9वां नंबर का है दंतोष्ठम। सूत्र लिख रखा है मैंने आपको, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। एकमात्र ऐसा उच्चारण स्थान है ये जिसके अंतर्गत एक ही वर्ण आता है और वो है मात्र वे। क्या है, वे। लो भाई, वकार, जैसे हम पढ़ते हैं चकार, चे, वकार, वे। तो ये कार जो लग रहा है ये क्या केवल वे के लिए लग रहा है। तो वे का उच्चारण स्थान पूछ लेता है कई बार, वे वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो आपको देना है दंतोष्ठम। क्या देना है, दंतोष्ठम। तो प्यारे बच्चों लास्ट लाइन एक बार और समझ लीजिए। प्रश्न किया था मैंने अभी, वे वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो आपको उत्तर देना है दंतोष्ठम। सूत्र भी पूछ ले तो वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, 9 उच्चारण स्थान मैंने आपको पढ़ा लिए और अब आपके 2 और उच्चारण स्थान बच्चे हैं। मैं बात कर रहा था नासिका के बाद, एक बात की थी मैंने कि आपको यहाँ पे समझाया जाएगा नासिका, उसके बाद समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे बात करें हम मुख नासिका। मुख नासिका का सूत्र है अनुस्वारस्य मुख नासिका, या मुख नासिका पहले ले लीजिए, मुख नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार जो वर्ण है ना उसी वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका। तो एकमात्र ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका, और वो कौन सा है, अनुस्वार। ये मैंने अनुस्वार का चिन्ह बनाया, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान आ जाए तो आपको ध्यान रखना क्या होगा, मुख नासिका। किसी भी वर्ण के, ध्यान दें, जैसे मैं कोई भी वर्ण है, ये जैसे मैंने आपको बनाया और इसके चिन्ह लगा दिया अनुस्वार का, तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुख नासिका। कभी कभी आपको इस तरह से भी मिल जाता है, ध्यान देना, भ्रमित मत होना। अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका। ठीक है, जीवामूलम लास्ट है ये, इसी को और समझ लो। जीवामूलम, इसका सूत्र है जीवामूल्यस्य जीवामूलम, जीवामूलस्य जीवामूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान जीवामूल होता है वो हैं, देखिए बोर्ड पर, ये जो आपको मैं चिन्ह बना रहा हूं, ये चिन्ह होता है अर्ध विसर्ग का। कौन से विसर्ग का, अर्ध विसर्ग चिन्ह कहते हैं इसको। विसर्ग का चिन्ह आप जानते ही हैं, अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग फे, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा, देखो इधर, अर्ध विसर्ग के या अर्ध विसर्ग खे। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है जीवामूलम। क्या होता है प्यारे बच्चों, जीवामूलम। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 8। उरहे, सिरे, सिरे को क्या कहते हैं, मूर्धा, कंठ, तालु, दंता, नासिका, ओष्ठ और जीवा या जीवा मूलम। पढ़ा है कितने आपको,
11 जिनका आपको अध्ययन करना है, और मैं आशा करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही।